हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट लर्निंग पीकेजे के ऊपर। इस चैनल के ऊपर हमने क्विक रिवीजन सीरीज शुरू की है। जितने ज़्यादा चैप्टर हो सकते हैं हम उतने ज़्यादा चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो कल हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। पार्ट 1 के अंदर हमने थोड़ा बहुत ही उसके बारे में पढ़ा था, मोल्स निकालना, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सब। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे हमारी वेपर डेंसिटी, जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर हम आज जितना चैप्टर बच गया उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी का जो चैप्टर रह जाएगा मोलैरिटी और नॉर्मलिटी, उसको हम अगली वीडियो में पूरा कर देंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको मैंने अलग रखा है। तो उसके बाद में वेपर डेंसिटी जो है वो क्या होती है? वेपर डेंसिटी होती है डेंसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की, सब्सटेंस की, हाइड्रोजन की डेंसिटी के रेस्पेक्ट में जो होती है वो होती है वेपर डेंसिटी। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, याद कर लेना, मोलिकुलर वेट इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये फॉर्मूला कैसा है मैं आपको बता देता हूँ। मान लो वेपर डेंसिटी है, डेंसिटी किसी भी NaCl की मान लो मुझे डेंसिटी निकालनी है, तो मैं उसका मोलिकुलर वेट लूँगा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और नीचे हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट लूँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ NaCl, और यहाँ पे H2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम सेम होगी STP के ऊपर, तो ये यहाँ से कट जाएगा। उसके बाद में जो निकल के आएगा वो आएगा मोलिकुलर वेट ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ H2। तो H2 को हम लोग, वो मोलिकुलर वेट होता है वो 2 होता है तो 2 भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मोलिकुलर वेट ऑफ NaCl। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है मोलिकुलर वेट निकालने का किसी भी कंपाउंड या ऑब्जेक्ट का या एटम का, तो वो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। इससे हम वेपर डेंसिटी निकाल सकते हैं, मोलिकुलर वेट गिवन है तो, और मोलिकुलर वेट निकाल सकते हैं वेपर डेंसिटी गिवन है तो। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री। तो रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री क्या होती है? रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री होती है जब कोई भी रिएक्टेंट्स हैं या रिएजेंट्स हैं वो कम्प्लीटली कंज्यूम होंगे एक ही रेशियो में और बनाएंगे कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड, तो वो उसी सिंपल रेशियो में हमेशा कंज्यूम होंगे, किसी और रेशियो में कंज्यूम नहीं हो सकते। जैसे कि मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, Na प्लस Cl मिलके बनाएंगे NaCl। तो देखो यहाँ पे 1 मोल ऑफ Na गिव्स 1 मोल ऑफ क्लोरीन गिव्स 1 मोल ऑफ NaCl, है ना। तो इसका 1 मोल मिलके बनाएंगे इसका 1 मोल, तो हर बार इसका 1 मोल जाएगा, इसका 1 मोल जाएगा, और 1 मोल NaCl का बनाएगा। तो ये रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री, जो भी रिएजेंट्स हैं वो रिएक्टेंट्स हैं वो कम्प्लीटली कंज्यूम होंगे हमेशा उसी रेशियो में। तो ये हमेशा इसी रेशियो में कंज्यूम होगा 1 रेशियो, और क्लोरीन जो है उसी रेशियो में कंज्यूम होगा 1:1, और बनाएंगे क्या 1 NaCl। तो ये है, मतलब जो भी आपको रिएक्शन दे रखी होगी उसके आगे आप जो भी नंबर लिखा होगा वो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा। मान लो कोई और रिएक्शन ले लें, जैसे ये यहाँ पे H2, सॉरी फ्रेंड्स बीच में डिस्टर्बेंस के लिए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने बताया था रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री क्या होती है। जो भी रेशियो होगा मतलब रिएजेंट्स का, वो हमेशा उसी रेशियो में रिएक्ट करेंगे और एक पर्टिकुलर रेशियो में कंपाउंड बनाएंगे। जैसे हमने NaCl का एग्जांपल लिया था, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे H2 प्लस O2 गिव्स H2O। इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2H2O 2H2। तो इसमें देखो, इसमें जो रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री होगा वो क्या होगा, 2 1 2। तो इससे याद कर लो कि जो कोफिशिएंट होगा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, वो जिस भी रिएक्शन, जो भी हमें रिएक्शन दे रखी है उसके आगे जो नंबर लिख रखा है कोफिशिएंट, वो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा। बस ये जानना आप लोगों को, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद में ये याद कर लो कि जो रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री है उसके अंदर जो कोफिशिएंट्स होंगे वो केवल मोल्स और मॉलिक्यूल्स, वही एक रेशियो में हम लोग ले सकते हैं, और वॉल्यूम्स को भी ले सकते हैं, लेकिन गैसेस के लिए, वेट के लिए हम नहीं लेंगे, तो वेट के लिए अप्लाई नहीं होगा। ये सब लिख रखा है, आप लोग नोट्स कर लेंगे। उसके बाद में देखो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो उसके बाद में आसान से समझ में आ जाएगा। जैसे देखो 3A + 4B गिव्स 5C + D। इसके अंदर हमको दे रखा है ये रिएक्शन, उसके अंदर हमको पूछा है कि 100 मोल्स ऑफ A रिएक्ट विद B अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, फाइंड हाउ मेनी मोल्स ऑफ B आर यूज टू गेट प्रोडक्ट। तो इसने पूछा है कि 100 मोल्स ऑफ A हैं, वो रिएक्ट कर रहे हैं B के साथ में, तो फिर बताओ कि B के कितने मोल जो हैं वो रिएक्ट करेंगे, इसने ये पूछा है। तो इसने देखो, तो हम कैसे सोल्व करेंगे इसको,
3A + 4B गिव्स 5C + D। तो देखो 3A जब रिएक्ट कर रहे हैं, 3A जब जा रहे हैं, देखो A के 3 मोल्स जा रहे हैं तो B के 4 मोल जा रहे हैं, रिएक्शन में दे रखा है। तो A का 1 मोल जाएगा तो B के कितने जाएंगे, 4/3, है ना। तो ऐसे ही 100 मोल्स ऑफ A के लिए क्या करेंगे, इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आ जाएंगे हमारे B के मोल्स। तो ये हमारे आंसर आ जाएंगे कि जब 100 मोल्स जाएंगे A के, उस टाइम पे B के 400/3 मोल्स जाएंगे B के, तब जाके रिएक्शन आगे कंप्लीट होगी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, 100 मोल्स ऑफ C आर ऑब्टेन इन फॉलोइंग रिएक्शन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ A एंड B आर यूज्ड। गिवन रिएक्शन 2A + 3B + गिव्स 4C + D। तो देखो इसके अंदर जो 100 मोल्स ऑफ, अब ये क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया, उसके अंदर पूछ रहा था कि B के कितने मोल चाहिए हमको, जब 100 के जब A के 100 मोल्स चाहिए। इसके अंदर हमको पूछ लिया C के 100 मोल्स जा रहे हैं, तो A और B के कितने मोल्स हमको चाहिए C के 100 मोल्स बनाने के लिए। तो इसके अंदर उल्टा कर देंगे, 4C, देखो 4C ऑब्टेन हो रहे हैं 2A और 3B से, तो C ऑब्टेन कितने में से होगा, 2/4 और 3/4 कर देंगे, है ना। ये समझ में आ रहा है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। उसके बाद में 100 निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को, जितना भी हमारा एक C का आया था, 1C का आया था, तो 100C का निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इतने हमको मोल्स चाहिए C के निकालने, A के और B के, C के निकालने के लिए 100 मोल्स। उसके बाद में देखो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। लिमिटिंग रिएजेंट भी बहुत आसान है। लिमिटिंग रिएजेंट के अंदर देखो, लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये दोनों आपस में एक प्रकार से रिलेट करते हैं कि इन दोनों को हमको जरूरत पड़ेगी आगे क्वेश्चन उसको सोल्व करने के लिए। तो ये समझ लेना लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। देखो जैसे मान लो कोई भी कंपाउंड है, मान लो सिंपल सा कंपाउंड ले लेते हैं, कोई ये ले लेते हैं H2 + O2 गिव्स 2H2, है ना। तो ये हमने कंपाउंड ले लिया, एक रिएक्शन ले ली मतलब, तो H2O बन रहा है, H2 + O2 से, सबको पता है। तो हमको इसमें पता करना है लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है, हमको ये समझना है। अभी तो क्वेश्चंस तो हम बाद में सोल्व करेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट होता है, देखो नाम से पता लग रहा है लिमिटिंग रिएजेंट मतलब जो हमारे पास लिमिट में है रिएक्शन के अंदर। एक तो कंपाउंड होगा वो लिमिट में होगा और एक होगा अनलिमिट में, मतलब एक तो होगा जो अनलिमिटेड होगा, दूसरा होगा वो होगा लिमिट के अंदर, ऐसे समझ लो। तो जो लिमिट वाला है वो पहले ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वो लिमिट में हमारे पास, और जो अनलिमिटेड है वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, है ना। तो लिमिट वाला पहले ख़त्म होगा, तो जो पहले ख़त्म होगा ना उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, और जो बाद में ख़त्म होगा उसको हम कुछ बोलते ही नहीं है। तो लिमिटिंग रिएजेंट वही होता है। तो ये दे रखा है इसके अंदर, देखो ये मैंने जो समझाया वो इसमें लैंग्वेज में लिख रखा है। देखो मिनिमम वैल्यू इज़ लिमिटिंग रिएजेंट गिवन अमाउंट डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब देखो इसका फॉर्मूला है लिमिटिंग रिएजेंट का निकालने का, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर मैं बता रहा था आपको। जैसे मैंने ले लिए 100 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 100 मोल्स, और यहाँ पे मैंने ले लिए 70 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो उसने हमसे पूछा है कि H2 के कितने मोल्स बनेंगे। 100 मोल हमारे पास H2 के हैं और 70 मोल्स हमारे पास ऑक्सीजन के हैं, तो उसने पूछा है H2O के कितने बनेंगे। तो ये निकालने के लिए हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि भाई लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। अब हमको लिमिटिंग रिएजेंट नहीं पता होगा तो हम निकाल नहीं सकते कितने बनेंगे। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये 70 है ये 100 है, तो 70 बन जाएंगे ये भी, क्योंकि ये 70 है ये 100 है, तो इसके 30 बच जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। तो पहले हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, गिवन अमाउंट क्या है 100 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 2। मैंने बताया था स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो भी हमको दे रखा है रिएजेंट या रिएक्टेंट्स दे रखे हैं उनके आगे जो भी वैल्यू लिखी हुई है, को सिंपल सा जो होल नंबर में जो वैल्यूज़ लिखी हुई होती हैं वो हमारे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, है ना। तो प्लस 70 बाय इसका कितना है 1 गिव्स कितना H2, है ना। तो ये हमको निकालना है, यहाँ पे प्लस मत करो, रेशियो ले लेते हैं। तो इसके बाद में देखो इसके वैल्यू आएगी 50, इसकी आएगी 70, तो H2 कितना बनेगा बताओ, कितना बनेगा 50 बनेगा ना। देखो 100 मोल्स दे रखे हैं हमको H2 के, 70 मोल्स दे रखे हैं O2 के। तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस है पहले से ही, 2H2 + O2 गिव्स 2H2। अब देखो फॉर्मूला जो था उसके अंदर हमने वैल्यू पुट कर दी, गिवन अमाउंट डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट। तो 100/2 इसकी वैल्यू आई 50, इसकी वैल्यू आई 70। तो मिनिमम कौन सी है, मिनिमम 50 है।
तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, मतलब पहले हमारा हाइड्रोजन खत्म होगा, जबकि दिखने में क्या लग रहा है कि इसके 100 है, इसके 70 है, तो ये खत्म होगा, लेकिन ये बच जाएगा हमारे पास और ये पहले ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि किसके 2 मोल जा रहे हैं तब इसका 1 जा रहा है, तो ये जल्दी ख़त्म होगा। तो ये 50, अब देख लो 2H2, तब अब इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे हम, 2H2 गिव्स 2H2। अब हम ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि वो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसके रिस्पेक्ट में हम कंपाउंड जो होगा उसकी वैल्यू निकालेंगे कि वो कितना बनेगा। तो अब देख लो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो 1H2 गिव्स 1H2O, है ना। तो 50 जो है वो हमारे पास, 100 हमारे पास जो है मोलिक्यूल्स दे रखे हैं, है ना। कितने आएंगे? यदि ये 100 हुए तो ये 100 देगा, 100H2O। यदि ये 50 हुए तो ये कितने देगा? 50। तो मतलब जितने H2 होंगे उतने ही हमारे पास H2O बनेंगे, समझ गए। तो उसके बाद में देखो क्या है, उसके बाद में है एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रखी है, देखो इसको और कर लेते हैं। 10 मोल ऑफ A एंड 12 मोल ऑफ B आर इनिशियली टेकन, जैसे ये रिएक्शन है 2A + 3B 5C + D, फाइंड मोल्स ऑफ C ऑब्टेन अकॉर्डिंग टू गिवन रिएक्शन। तो हमको C के मोल्स निकालने कितने बनेंगे, है ना। तो C के मोल्स निकालने के लिए ये लिमिटिंग रीएजेंट निकालना पड़ेगा हमको पहले। लिमिटिंग रीएजेंट निकालने के लिए देखो A के लिए निकालते हैं, A की वैल्यू क्या आती है, A की वैल्यू 10/2 करेंगे, 10 गिवन है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो 5 आ गई। B के लिए क्या करेंगे, 12 है गिवन, /3 कर देंगे 3, तो ये आ जाएगा 4। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, B। तो B के रेस्पेक्ट में निकालेंगे अब C के मोलिक्यूल्स जो भी बनेंगे वो। तो देखो लिमिटिंग रिएजेंट इज B, इट्स वैल्यू इज मिनिमम, ये लिख रखा है। उसके बाद में 3B गिव्स 5C, B गिव्स 5C/3। तो समझ में आ गया होगा, मैंने बताया था आपको पिछले यहाँ पे मैंने बताया था स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अंदर कैसे निकालते हैं, है ना। उसके बाद में 12B कितने देंगे, क्वेश्चन में पूछ रहा ना, देखो 12B मोल ऑफ आर इनिशियली टेकन, फाइंड मोल्स ऑफ C। तो 12 कितने देंगे, तो 12 गिव्स 5/3 × 12C, 20 आ जाएगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसे ही, ये आप लोग सोल्व करना। उसके बाद में देखो, उसके बाद में हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके अंदर 2 टर्म आती है हमारे, ग्राम इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट वेट। तो दोनों ही एक दूसरे के सिमिलर सी हैं बिल्कुल, इन दोनों में ज़्यादा कोई बड़ा फ़र्क नहीं है, बस वैलेंसी फैक्टर है वो दोनों में कॉमन है। तो देखो ये फॉर्मूला है दोनों के, रट लेना आप। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है वो होता है मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर हम बताएंगे अभी आगे क्या होता है। और ग्राम इक्विवेलेंट मास, ये जो दूसरा हमारी टर्म थी ये मैंने पहले लिख दी और ये सेकंड पे लिख दी, क्योंकि ये पहले हमको ये पता होनी चाहिए तभी हम ये निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू होती है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो ये GM डिवाइडेड बाय MM क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ही तो होते हैं, तो हमने लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट मास। तो ये इन दोनों की जो है फॉर्मूले हैं, ये आप रट लेना, इनको तो रटना पड़ेगा। उसके बाद में हमको मान लो वैलेंसी फैक्टर तो पता ही नहीं, हमने सिखा ही नहीं अभी कैसे क्या निकलता है। तो मोलिकुलर वेट तो हमको पता ही है, हम एटम्स का याद करके रखते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो वैलेंसी फैक्टर कैसे निकलता है, वैलेंसी फैक्टर देखो कैसे निकलता है। वैलेंसी फैक्टर 3 चीज़ों में निकलता है, रिएक्शंस देखो अलग अलग चीज़ों में, मतलब अलग अलग तरीके से निकलता है। जैसे कि 3 चीज़ें हम पहले देख लेते हैं, एसिड्स, बेस और सॉल्ट्स। तो एसिड के अंदर निकलता है कि उनकी बेसिसिटी कितनी है, और बेसिस के अंदर निकलता है उनकी एसिडिटी कितनी है, और सोल्ट्स के अंदर के टोटल कैटायन है उन सभी कैटायन्स का चार्ज मिला के जो चार्ज की वैल्यू आएगी उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितने एटम्स हैं उसके अंदर, कैटायन के जो एटम्स हैं, जिसे हम आगे पढ़ाऊँगा आपको समझ में आ जाएगा, तो वो उसकी वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो जैसे हमने देखो एग्जांपल लिया एसिड के अंदर HCl, तो इसके अंदर इसकी बेसिसिटी क्या है, 1 है, क्योंकि एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन टूट के जाएगा, HCl एक ही तो हाइड्रोजन देगा, गिव्स 1+, तो इसकी वैलेंसी फैक्टर 1 हो गया। H3PO4, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा। अब H3PO देखो ये वाले बढ़िया क्वेश्चन हैं यहाँ पे, इनके अंदर वैलेंसी फैक्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे देखो H3PO4, H3PO4, H3PO3 और H3PO2, ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ये फॉस्फोरस एसिड और ये फॉस्फोरिक एसिड, इन तीनों के अंदर जो वैल्यू होती है वैलेंसी फैक्टर की वो अलग अलग होती है ना।
देखो कैसे अलग अलग होती है। जैसे देखो H3PO4 इसके अंदर वैलेंसी फैक्टर 3 होता है। क्यों? क्योंकि ये 3 हाइड्रोजन दे देता है। इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर के बारे में हम आगे चैप्टर्स में बात करेंगे, लेकिन अभी देख लो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। फॉस्फोरस बीच में आएगा, ऑक्सीजन ऊपर, उसके बाद में नीचे एक ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से अटैच है हाइड्रोजन। यहाँ भी हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ भी हाइड्रोजन अटैच है। तो 3 ऑक्सीजन है, उनसे 3 हाइड्रोजन अटैच है। तो वो तीनों हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन उनसे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो H+ रिलीज़ कर देगा। तो 3 ऑक्सीजन से अटैच है तो 3 हाइड्रोजन अटैच जो है वो रिलीज़ कर देगा। उसके बाद में H3PO3 इसके अंदर देखो, अब इसके अंदर 2 होगी वैलेंसी फैक्टर। 2 क्यों होगी? क्योंकि इसके अंदर तो 2 हाइड्रोजन है ना, वो ऑक्सीजन से अटैच है। बाकी वो तीसरी हाइड्रोजन है ना, वो फॉस्फोरस से अटैच है। और फॉस्फोरस जो है वो इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है जितना ऑक्सीजन है, तो वो इतना ताकत लगा के इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाएगा। तो हाइड्रोजन भी थोड़ी ताकत लगा के रखेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा नहीं आसानी से इसे। तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है। इसके बाद में H3PO2। अब इसके अंदर देखो ऑक्सीजन कितनी, केवल 2 रह गई। तो एक तो डबल बॉन्ड के साथ आ गई, दूसरी हमारी OH वाली आ गई। तो इसके अंदर एक ही होगा, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 1। तो ये याद कर लेना। ऐसे हम एसिड्स के अंदर वैलेंसी फैक्टर निकालते हैं। अब हम देखो बेसिस के अंदर उल्टा है। बेसिस के अंदर एसिडिटी निकालेंगे, कितने OH आयन्स देगा। तो NaOH के अंदर 1 आयन है, केवल एक ही तो है OH, तो 1 OH देगा। तो बेसिस इसकी जो वैलेंसी फैक्टर होगा वो 1 होगा। MgOH2 इसके अंदर देखो 2 OH आयन है, तो 2 OH आयन दे देगा, तो इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी हो जाएगी? 2। तो SrOH है, इसी के पीरियड का, मतलब इसी के ग्रुप का है, तो सेम ही होगी। तो Y कितना आ जाएगा? 2। देखो ये इसके अंदर 2 ही हैं, इसे याद कर लो, 2 हैं तो 2 हो जाएगी। अब सोल्ट्स के अंदर देखो, सोल्ट्स के अंदर कैसे निकालते हैं। सोल्ट्स के अंदर जो भी हमारा कैटायन है उसके ऊपर टोटल चार्ज, और जितना भी उसके ऊपर टोटल चार्ज है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसी कैटायन के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उस कंपाउंड के अंदर, है ना। जैसे देखो अब समझ में आ जाएगा। NaCl इसके अंदर एक ही एटम है, तो एक है तो उसके ऊपर चार्ज कितना? 1। तो उसकी वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया? 1। Na हैज़ 1 + 1 चार्ज। उसके बाद देखो MgCl2 इसके अंदर क्या है? Mg का चार्ज कितना होता है? +2, तो इसकी वैलेंसी फैक्टर आ जाएगी 2। इसके बाद देखो Al2SO4 3, इसका वैलेंसी फैक्टर देखो। इसका वैलेंसी फैक्टर अगर निकालना आ गया तो आपको वैलेंसी फैक्टर समझ में आ जाएगा सोल्ट्स का कैसे निकालता है। देखो अब Al का कितना होता है? 3 होता है, तो आप बोलोगे 3, लेकिन 3 नहीं आएगा। मैंने क्या बोला था? टोटल, वी टेक टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज लेंगे, जितने भी एटम्स हैं उन सभी का जोड़ देंगे। फिर जैसे कि इसमें 2 हैं तो 2 × 3, तो कितना आ जाएगा? 6। एक का 3 है तो 2 का कितना? 6, तो इसका आ जाएगा 6। देखो यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा है तो समझ लेना आप। अब देखो यहाँ पे SO4 आयन पूछ लिया। अब आयन्स का पूछ लिया तब क्या करेंगे? आयन्स के अंदर जो आयन का चार्ज होगा वो उसकी वैलेंसी फैक्टर होगी। सबसे आसान तो आयन है, जो भी उसके ऊपर चार्ज है वो उसका वैलेंसी फैक्टर। जैसे H+ है तो उसकी वैलेंसी फैक्टर 1, OH- है उसका वैलेंसी फैक्टर 1, Mg+2 है उसका वैलेंसी फैक्टर 2। तो आयन्स का तो जो चार्ज होगा वही उनका वैलेंसी फैक्टर। These all are valid only when the compound doesn't act as oxidizing agent and reducing agent। तो ये याद कर लो आप कि जो ये मतलब वैलेंसी फैक्टर जो है ये सोल्ट्स के अंदर, बेसिस के अंदर, एसिड्स के अंदर ये तभी लागू होंगे जब हमारा जो कंपाउंड है, मतलब जैसे कि NaCl, MgCl2, Al2, SO4 3, NaOH, जितने पीछे लिखवाए थे HCl, जितने मैंने पीछे लिखवाए थे वो सब, तो ये इन सभी के अंदर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट है वो उसकी तरह बिहेव नहीं करना चाहिए वो कंपाउंड, वरना फिर होगा नहीं। या तो एक अकेला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करे या फिर रिड्यूसिंग, तभी होगा ना। उसके बाद देखो अगली रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर कैसे निकालते हैं। Na2CO3 + HCl गिव्स NaHCO3 + NaCl। अब इसके अंदर कैसे निकालेंगे? अब इसके अंदर देखो सोडियम का चार्ज कितना है? +2, यहाँ पे +2 है ना, और यहाँ से कितना है? यहाँ पे +1 है। यहाँ +1 क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आ गया तो +1 उसके ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो चेंज कितना आ रहा है? 1 का तो आ रहा है, +2 से +1, तो चेंज 1 का आ रहा है। तो यहाँ पे जो वैलेंसी फैक्टर होगा रिएक्शंस के अंदर वो होगा चेंज इन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट और रिड्यूसिंग स्टेट। जैसे देखो लो ये चेंज इन वाई, देखो इन रिएक्शन वाई इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल प्रोडक्ट्स वाई, है ना। इसका इनिशियल का जो वाई था वो 2 था, फाइनल का जो था वाई मतलब वैलेंसी फैक्टर तो वो कितना था? 1। तो इनका जो डिफरेंस होगा दोनों का वो होगा हमारा फाइनल वैलेंसी फैक्टर रिएक्शन का। तो इसका आ गया 1, जैसे कि देखो ये 1 आ गया।
और बाद में देख लो आयन्स का कैसे निकालते हैं। कोई भी आयन है वो दूसरे आयन में चेंज हो रहा है, जैसे NO3 माइनस जो चेंज हो रहा है वो अमोनियम आयन में NH4 प्लस। तो इसमें कैसे निकालेंगे, यहाँ पे N का, यहाँ पे देखो N के ऊपर कितना कितना चार्ज है, 3 2 6। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है ना, तो 3 2 6, तो 6, तो -6 चार्ज तो ये देगा, है ना। और माइनस पहले से लगा हुआ तो उसको क्या कर देगा, वो क्या कर देगा, अरे भाई देखो NO3 माइनस है, तो नाइट्रोजन क्या, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो आएगा, तो 3 2 6, तो +6 चार्ज तो नाइट्रोजन के ऊपर ऑक्सीजन ने दे दिया। एक ऊपर माइनस लगा हुआ, इसको माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, +5। इसको जोड़ दो सिंपल सा, है ना, तो जोड़ दिया तो -1 कर दिया तो +5, तो नाइट्रोजन के ऊपर टोटल चार्ज कितना आया, इसके ऊपर +5। और यहाँ पे देखो NH4, अब आगे वाले के ऊपर निकाल लो, NH4 प्लस नाइट्रोजन है। अब इसके अंदर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है, नाइट्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर नाइट्रोजन क्या होगा, माइनस के अंदर इसका चार्ज आएगा, तो कितना आएगा, जैसे 4 इसने ले रखे हैं तो -4 कर दो, ऊपर +1 है तो +1 जोड़ दो इसमें तो -3। तो नाइट्रोजन का जो इसके अंदर चार्ज आएगा वो आएगा -3। अब देखो इसके अंदर चेंज कितना हो रहा है, +5 से -3, कितने का चेंज हो रहा है, इसको ऐसे कर दो -3, तो आ जाएगा 8। तो हमारा जो वैलेंसी फैक्टर होगा इसमें नाइट्रोजन के ऊपर वो होगा 8। देखो यहाँ पे भी मैंने ये बता रखा है, आप देख लेना। उसके बाद में हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। इसके अंदर देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है पहला। इसके अंदर क्या बोलता है कि जो टोटल मास होगा अब ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट आ गया, तो इसके अंदर आप देख लो थोड़ा, जो टोटल मास होगा रिएक्टेंट्स का वो टोटल मास होगा प्रोडक्ट्स के बराबर, मतलब जितने भी रिएक्टेंट हैं, जैसे देखो हमने NaCl लिया, Na+Cl गिव्स NaCl, है ना, तो जो इनका टोटल मास होगा वो इसका टोटल मास के बराबर होगा। सेम ही तो है भाई, इसका 23 होता है, इसका 35.5 होता है, तो इनको जोड़ेंगे और यहाँ पे NaCl का 23 + 35.5 दोनों बराबर ही तो होंगे। तो यही बोलता है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वैसे इसका एक एक्सेप्शन है न्यूक्लियर रिएक्शंस, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस के एक्सेप्शन है, ये हम आगे पढ़ लेंगे, फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे कि इसके अंदर अल्फा डीके बीटा डीके होता है, तो वहाँ पे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है वो टूटते हैं और जुड़ते हैं, तो वो उनके कारण मास में बदलाव आ जाता है, पहले कुछ और होता है बाद में कुछ और आता है, तो ये इसका एक्सेप्शन है। तो अगला हमारा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, और इसको हम प्रोट्स लॉ भी बोलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी बोलते हैं, है ना। इसका मतलब क्या है, ये लॉ क्या बोलता है, ये लॉ बोलता है कि कोई भी कंपाउंड है ना, जैसे मान लो NaCl है, हम ये एग्जांपल NaCl ही लेते हैं क्योंकि इससे अच्छे से समझ में आता है सब, कि इसके अंदर ज़्यादा कुछ होता नहीं है समझने के लिए, तो ये आसानी से समझ में आ जाता है। जैसे हमारे पास कंपाउंड है NaCl, है ना, तो ये NaCl जो बन रहा है वो Na से और Cl से बन रहा है, तो ये हर बार Na से और Cl से ही बनेगा, हर बार Na से और Cl से ही बनेगा और NaCl ही बनाएगा, ये बोलना चाहता है ये लोग। H2O है वो हर बार H2 से और O से मिलके H2O बनाएगा, है ना। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पानी है तो घर का पानी ले लिया, नाली का पानी ले लिया, समुद्र का पानी ले लिया, मतलब हर जगह से हमने पानी उठा लिया अलग अलग जगहों से, तो उसके अंदर जो H2O का रेशियो होगा ना, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, कंपाउंड का एटम्स का रेशियो होगा, वो हमेशा 2:1 में ही होगा। हाइड्रोजन उसके अंदर 2 होंगे और ऑक्सीजन उसके अंदर 1 होगा। तो ये लो हमारा यही बताता है कि जो एटम्स का जो रेशियो होगा किसी भी कंपाउंड में हो वो हमेशा फिक्स होगा, चाहे वो ऑब्जेक्ट कहीं से भी उठाया गया हो या उसको कैसे भी बनाया गया हो, तो वो हमेशा 2:1 में होगा। नाली के पानी के अंदर भी जो H2O होगा उसमें H2O का फॉर्मूला यही होगा, घर का जो पानी होगा उसमें भी H2O का फॉर्मूला यही होगा, समुद्र का पानी होगा उसमें भी H2O का फॉर्मूला यही होगा। ये लो यही बताता है, देखो all here contains water H2O in same ratio of H and O, that is 2:1। उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये लॉ क्या बताता है, ये लॉ बताता है, देखो इसको भी हम एग्जाम्पल से समझ लेंगे बहुत आसानी से। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास होगा कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये लॉ हमारा बताता है कि जब भी कोई भी कंपाउंड बनेगा तो उसके अंदर जो रेशियो होगा दूसरे एलिमेंट का,
जैसे एक तो फिक्स्ड मास होगा, जैसे कार्बन है दोनों में C और C है, केवल एक ही मॉलिक्यूल है, इस कंपाउंड में भी एक है, इसमें भी एक है, लेकिन ऑक्सीजन का रेशियो चेंज हो रहा है। तो ये जो लॉ है ये यही बताता है कि एक जो कंपाउंड होगा उसका रेशियो तो फिक्स होगा 1:1, पहले में भी 1, लेकिन जो दूसरा होगा उसका रेशियो 1:2:3, इस प्रकार से जब भी आगे कंपाउंड बनते जाएंगे, जैसे रेशियो 1, जैसे मान लिख दिया CO3 CO4, मतलब ये सब कंपाउंड होते तो नहीं है, लेकिन जैसे अपन लिख दिया CO5 CO6, ऐसे मतलब जितने भी चलते जाएंगे तो उसमें जो ऑक्सीजन का रेशियो होगा वो 1:2:3:4:4, सिंपल वूल नंबर्स में होगा, है ना। तो ये वही बताता है, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड 1.33 डिवाइडेड ऊपर 2.66, तो इसका आंसर आ गया 2:1। तो ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था, तो आ गया रेशियो 2:1। तो ये लो यही बताता है, देखो दिस स्टेट्स दैट एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड विद ईच अदर देन द मासेज ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद ए फिक्स्ड मास, देखो फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल वूल नंबर्स, है ना। उसके बाद में गे-लुसैक्स लॉ, गे-लुसैक्स लॉ क्या होता है ये तो हमने पढ़ लिया है। अब ये तीनों चीज़ें, ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं पहले, बस इनको हमको इनकी डेफिनेशन समझनी होती क्या है। ये गे-लुसैक्स लॉ सबसे आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। तो इसके अंदर ये क्या बताता है कि जो भी हमारा वॉल्यूम है किसी भी कंपाउंड का, मतलब कोई भी गैस ले लो, गैस ही आएगी वैसे इसके अंदर, कोई भी गैस है वो STP पे और NTP के ऊपर 22.4 लीटर जो वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाई करेगी एक मोल के अंदर। जो हमने चार्ट बनाया था ना, देखो पीछे, देखो यहाँ पे ये चार्ट बनाया था, इसमें 1 मोल लिया था, तो 1 मोल से जो वॉल्यूम निकलेगी देखो फॉर गैसेस और STP और NTP के ऊपर, तो ये गे-लुसैक्स लॉ है। ये उसने ये बताया था कि जो वॉल्यूम होगी, जो गैसेस जो है वो वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई करेंगी वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगी STP और NTP के ऊपर, उसने केवल ये बताया था। तो गे-लुसैक्स लॉ ये है कि 1 मोल जो कंपाउंड होगा हमारा, जो भी होगा H2 होगा N2O2 कुछ भी ले लो, अगर वो 1 मोल है और STP और NTP पे है तो वो 22.4 जगह ही घेरेगा, उससे ज़्यादा नहीं घेरेगा, ना उससे कम। तो ये लो हमारा यही बताता है। उसके बाद में एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर क्या है? एवोगैड्रो नंबर बताता है कि जो भी 1 मोल का कंपाउंड है, कोई भी H2 N2O2 CO2, है ना, कोई भी 1 मोल है और वो NTP और STP पे है, तो वो 6 × 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है उसके अंदर होंगे, उतने उसके अंदर नंबर होंगे, मतलब मॉलिक्यूल्स के, मतलब एक, जैसे कि 1 N2 होता है, 1 O2, 1 CO2, ये क्या है, ये एक मॉलिक्यूल ही तो हैं, लेकिन उसके अंदर 1 मोल के अंदर जो मॉलिक्यूल होंगे वो होंगे 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। जैसे देखो इसके अंदर आगे फिर आपको एटॉमिक मास यूनिट भी समझ में आ जाएगी। जैसे देखो 1 मोल है, तो 1 मोल के अंदर 6 × 10⁻23 जो हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे STP और NTP के ऊपर, और ये गैसेस के लिए है ना। और इसी के अंदर 22.4 लीटर अगर वॉल्यूम आ जाए तो 22.4 लीटर 1 मोल की जो वॉल्यूम होगी STP और NTP पे 22.4 लीटर होगी। ये गे-लुसैक्स लॉ है। और एवोगैड्रो लॉ क्या है? एवोगैड्रो लॉ है 6 × 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे 1 मोल में STP और NTP के ऊपर। उसके बाद में एटॉमिक मास यूनिट EMU। एटॉमिक मास यूनिट क्या है? एटॉमिक मास यूनिट है जो सिंगल एटम होता है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है एटॉमिक मास यूनिट। जैसे कार्बन हमारे पास होता है, कार्बन, उस कार्बन का एक कार्बन का जो मास होगा ना वो होगा 12 EMU, और जो 1 मोल कार्बन होगा 1 मोल कार्बन उसका जो मास होगा वो होगा 12 ग्राम। तो हम लोग जो फॉर्मूले में डालते हैं ना 12 ग्राम, तो एटॉमिक मास यूनिट होती है कि किसी भी सिंगल कार्बन एटम का जो मास होता है वो 12 EMU होता है, तो उसको हम AMU लिखते हैं। ये होती है हमारी एटॉमिक मास यूनिट। और 1 मोल जो हमारा कंपाउंड होता है, जो भी मतलब 1 मोल कार्बन है, अगर 1 मोल कार्बन है तो उसका जो मास होगा वो होगा 12 ग्राम। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं और ये केवल एक अकेला मॉलिक्यूल है, तो अकेले मॉलिक्यूल का मास होता है वो 12 EMU होता है। तो ये छोटी यूनिट होती है बहुत, EMU जो है बहुत छोटी यूनिट होती है ग्राम से। उसके बाद में हम पढ़ते हैं
फाइंडिंग परसेंट कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड है ना। तो इसका सिंपल सा देखो क्या फॉर्मूला है। फॉर्मूला तो क्या है, मतलब जैसे कोई भी हमको क्वेश्चन लेंगे उसके अंदर से हमको समझ में आ जाएगा। जैसे आयरन है, आयरन और ऑक्सीजन। हाँ देखो, एक कंपाउंड कंटेन्स 69.9% आयरन एंड 30.05% ऑक्सीजन। फाइंड द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो एम्पेरिकल फार्मूला हमको निकालना है कंपाउंड का, कि उस कंपाउंड है उसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा। उसके अंदर आयरन जो है वो लगभग 70% के करीब है और ऑक्सीजन है वो 30% के करीब है। तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम आयरन और ऑक्सीजन लिख लेंगे, उसके बाद में परसेंट कंपोजिशन लिख लेंगे, उसके बाद में उनका मोलिकुलर मास आपको क्वेश्चन में तो दे देगा आयरन का, या फिर आप याद कर लो। तो आयरन का याद करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आगे भी इसका यूज़ में हमको आता रहेगा ये, तो इसका हमको याद कर लो, वही आसान रहेगा। तो इसका 56 होता है मोलिकुलर मास, अभी देख लो ना। इसका ऑक्सीजन का 16 होता है, सबको पता है। तो 56 और 16। अब देखो क्या करना है, जो परसेंट कंपोजिशन दे रखा उसको हम इनके मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देंगे दोनों को। इसके परसेंट कंपोजिशन को इससे डिवाइड कर देंगे, इसके परसेंट को इससे डिवाइड कर देंगे। तो जो वैल्यू आएगी उसमें जो छोटी वाली वैल्यू होगी उसको हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। जैसे 1.2 छोटी आई है तो इसको हम इनके दोनों से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर दिया तो वैल्यू इसकी आई 1 और इसकी आई 1.5। तो ये जो हमने डिवाइड किया था ये क्या आया था, जैसे 69 पॉइंट जो हमारा परसेंट था उसको हमने डिवाइड किया किससे, मोलिकुलर वेट से 56 से। तो ये क्या था, ये मोल्स ही तो थे। तो मोल्स ऐसे भी निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन में मान लो इसमें हमको परसेंट दे रखा है, लेकिन किसी क्वेश्चन में हमको परसेंट नहीं दे रखा होगा, किसी क्वेश्चन के अंदर हमको मास दे रखा होगा कि 70 उसका मास है, वो 70 ग्राम है उसके अंदर, कंपाउंड के अंदर मौजूद है। तो फिर कैसे निकालेंगे, तो भी हम गिवन मास अपन में मोलिकुलर मास कर देंगे, मोल्स निकाल लेंगे। फिर जो मोल्स में जो कम वैल्यू होगी, कम मोल्स होंगे, उसको हम दोनों के मोल से डिवाइड कर देंगे, जैसे यहाँ पे किया। उसके बाद में जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारा एम्पेरिकल फार्मूले की वैल्यू होगी। तो आयरन की 1 आई है, ऑक्सीजन की 1.5 आई है, तो FeO 1.5। तो इसको सिंपल करने के लिए लिखेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, Fe2O 1.5 को 2 से करेंगे तो 3। तो ये पहले पॉइंट्स के अंदर था, अब पॉइंट्स हटा के हम कर देंगे तो Fe2O3 हो जाएगा। तो ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा, है ना। तो एम्पेरिकल फार्मूला का मास ये भी ये फार्मूला एक ये भी होता है, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास इक्वल्स टू n। n क्या है, नंबर ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला, मतलब नंबर ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला मास। जैसे कि देखो आप इसको एग्जाम्पल में समझते हैं। n क्या है, जैसे C6H12O6 और हमारा इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, CH2O, है ना। तो अब हमको पूछा है n, तो n क्या होगा, इसमें कितने एटम्स हैं कार्बन के 1, इसमें कितने हाइड्रोजन के 2, इसमें कितने ऑक्सीजन के 1, ऊपर कितने डबल हैं सबके। तो ये कट जाएगा नहीं इससे, 6 2 से डिवाइड हो जाएगा ना। हाइड्रोजन के 2 हैं तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, इसका 1 है तो यहाँ पे 6, इसके 6। तो एम्पेरिकल फार्मूला की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। अब देखो n की वैल्यू अगर 6 आ गई तो हम अगर एम्पेरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो वो हमारे पास मोलिकुलर मास आ जाएगा। तो मोलिकुलर इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C6H12O6, तो हमारा फार्मूला मास आ जाएगा, है ना। फार्मूला मास तो हम निकाल लेंगे, मतलब फार्मूला आ जाएगा। तो ये हमारी n की वैल्यू होती है, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ मोलिकुलर मास विद रिस्पेक्ट टू एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो यहाँ पे ये हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। अब हमारी एक वीडियो और बची है, उसके अंदर हम मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट, ये सब करा देंगे, जो बहुत ही आसान सी टर्म है और इम्पोर्टेंट भी है। उसके बाद में एक वीडियो और लेके आऊँगा इस चैप्टर के ऊपर, जिसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। वो वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि उसके अंदर हम जितने भी अभी तक टर्म पढ़ी हैं उसके अंदर हम लोग इन सभी के क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो हमारा पूरा चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक, थैंक यू आप सभी को।